तो चलिए अब देखते हैं हम हमारे आर्टिकल नंबर 15 को कि आर्टिकल नंबर 15 में क्या बोला गया है। तो देखिए अगर आर्टिकल नंबर 15 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि जितनी भी पब्लिक फैसिलिटी हैं उन पब्लिक फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रोड्स, गवर्नमेंट पार्क, ये सभी क्या, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रोड्स, गवर्नमेंट पार्क स्टेट स्पॉन्सर्ड और इन पार्टनरशिप विद स्टेट when provide to come people there should not be any discrimination based on। तो कुल मिलाकर के बोला गया है कि जितनी भी पब्लिक फैसिलिटी हैं, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल हो जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जाएंगे, रोड्स हो जाएंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट पार्क हो जाएंगे, एंड जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं और स्टेट की जिनमें पार्टनरशिप है, ठीक है ना, तो उनको प्रोवाइड कराने में कभी भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऐसा कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 15। ऐसा क्या कहता है? ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 15। तो आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि भाई जितनी भी पब्लिक फैसिलिटी हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटी हैं, उनको प्रोवाइड कराने में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं या जिनमें स्टेट की पार्टनरशिप है, उनको प्रोवाइड कराने में भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 15। ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 15। अब चलते हैं, देखिए आगे अगर बात करें आर्टिकल नंबर 15 की, तो आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 आधारों पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में। तो आर्टिकल 15 कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधारों पर, इन 5 आधारों पर, 5 बेसिस पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब देखिए, जो अगर हम बात करें स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ, मतलब ये 5 आधारों पर स्टेट किसी भी सिटीजन्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, लेकिन इन 5 आधारों के अलावा स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। मतलब स्टेट इन 5 आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, लेकिन इन 5 आधारों के अलावा स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। अब आगे देखिए आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 15 स्टेट पर भी अप्लाई होता है और प्राइवेट इंडिविजुअल पर भी अप्लाई होता है। आर्टिकल नंबर 15 स्टेट पर भी अप्लाई होता है और प्राइवेट इंडिविजुअल पर भी अप्लाई होता है। देखिए कैसे, जैसे कि हमने बात की है, हमने ये तो देख लिया कि भाई उन 5 आधारों के अलावा और किसी आधार पर आर्टिकल नंबर 15 के अंतर्गत क्या किया जा सकता है? डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द ग्राउंड अदर देन दीज 5 आर अलाउड, मतलब इन 5 आधारों के अलावा अगर किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है इन 5 आधारों के अलावा। ठीक है, अभी अपन ने बात की थी कि जो आर्टिकल 15 है वो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों पर अप्लाई होता है। देखिए कैसे, तो स्टेट पर तो कैसे अप्लाई होगा आर्टिकल 15? स्टेट पर तो ऐसे अप्लाई होगा आर्टिकल 15 कि जितने भी स्टेट स्पॉन्सर्ड या पब्लिक फैसिलिटी या गवर्नमेंट जितनी भी फैसिलिटी हैं, उनमें तो किसी भी सिटीजन्स के साथ में 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी किसी सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपके स्कूल हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, शॉप्स हो गई, इन सब में क्या होगा, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उसके साथ में। अब देखिए, जैसे कि अगर बात करें हम आर्टिकल नंबर 15 के कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं, आर्टिकल नंबर 15 के कुछ अपवाद देख लेते हैं। तो अपवाद क्या है? तो देखिए, अपवाद में आएंगे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हम कुछ लोगों की सुरक्षा के लिए या उनको सोसाइटी के अन्य लोगों के बराबर लाने के लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। मतलब जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसको सोसाइटी की मुख्य धारा में लाने के लिए, मतलब मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि वुमेन के साथ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, मतलब उनको थोड़ी थोड़ी रियायत दी जा सकती है। सपोज दैट कोई मैन और कोई वुमेन दोनों ने एक ही क्राइम किया है, तो क्या दोनों को एक समान सजा मिलेगी? नहीं, वुमेन को थोड़ी प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा उसके साथ में, मतलब उसकी सजा में थोड़ी रिलीफ दी जाएगी, थोड़ी छूट दी जाएगी। चिल्ड्रन, बच्चों के साथ भी प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। वुमेन के लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा? भाई आप पॉलिटिक्स में उनके लिए क्या करो, सीटें रिजर्व कर दो, जैसे लोकल गवर्नमेंट में है, ठीक है। चिल्ड्रन की अगर बात करें तो चिल्ड्रन के साथ कैसे किया जाएगा? तो जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा दो, ठीक है। तो ऐसे किया जा सकता है। जो SC/ST कास्ट हैं, SC/ST शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटियां जो हैं, कास्ट जो हैं, उनके साथ कैसे किया जाएगा? उनके लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिजर्वेशन, उनमें सीटें अलॉट करा के या सीटें फिक्स करा के या रिजर्वेशन उनको कराया जा सकता है, उनको मुख्य स्ट्रीम में लाया जा सकता है। अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और जो इनके अलावा भी जो सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर जो बैकवर्ड क्लास है उनके साथ भी प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, मतलब उनको भी थोड़ी छूट दी जा सकती है। तो यहाँ तक हमने देखा है कि भाई आर्टिकल 15 कहता है कि 5 आधारों पर तो क्या नहीं किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन 5 आधारों के अलावा कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। वो भी कैसा होगा? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होगा। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि उनकी भलाई के लिए, उनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको सोसाइटी की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया जा सकता है? ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, देखिए अगर बात करें कि वुमेन के साथ में किस टाइप से प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, तो देखिए जैसे कि भाई रिजर्व स्टेट इन पॉलिटिक्स बॉडीज, जैसे लोकल बॉडीज में कर रखा है, तो वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए क्या करिए आप, पॉलिटिकल बॉडीज जितने भी हैं उनमें क्या सीटें रिजर्व कर सकते हैं, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। SC/ST और जो सोशल मतलब सामाजिक और एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक तौर पर बैकवर्ड क्लासेज है उनके लिए क्या कर दो आप, उनके लिए रिजर्व इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिजर्वेशन सीट, तो आप क्या कर सकते हो, उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीटें रिजर्व करा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये क्या है? ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब अगर आगे बात करें, देखिए जो आप रिजर्वेशन पढ़ते हो या जो मैं रिजर्वेशन पढ़ता हूँ, मतलब हम सबको जो रिजर्वेशन के बारे में पता है, उस रिजर्वेशन की शुरुआत किस आर्टिकल से है? तो उस रिजर्वेशन की शुरुआत है आर्टिकल नंबर 15 से। कहां से? आर्टिकल नंबर 15 से है। जैसे कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ST कैटेगरी के लिए 7.5% सीट क्या है? रिजर्व हैं। SC के लिए 15% सीट क्या है? रिजर्व हैं। और OBC के लिए 27% रिजर्व हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो क्या है? SC/ST और OBC के लिए रिजर्व सीटें हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 15 रिजर्वेशन के बारे में भी बताता है। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जो सेंट्रिल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ST कैटेगरी के लिए 7.5%, SC कैटेगरी के लिए 15% और OBC कैटेगरी के लिए 27% सीटें रिजर्व होंगी। अब OBC में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कुछ फैमिलियां ऐसी होती हैं क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ठीक होती है। कुल मिलाकर के OBC में भी कुछ फैमिली ऐसी होती हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती, मतलब उनकी क्या है, उनकी इनकम ज्यादा होती है। उनकी क्या है? उनकी इनकम ज्यादा होती है, मतलब वो पुअर नहीं होते हैं, बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आते हैं, मतलब वो सामाजिक या शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों में नहीं आते हैं। तो जो OBC में भी मतलब गरीब नहीं है या सामाजिक या मतलब सोशल एंड एजुकेशनल तौर पर बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो उनको फिर क्या होगा? क्रीमी लेयर माना जाएगा। उनको क्या माना जाएगा? क्रीमी लेयर माना जाएगा और फिर उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो OBC में भी जिनकी एनुअल इनकम काफी ज्यादा होती है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं और उनको क्या नहीं मिलता है? फिर उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। तो देखिए, ये जो SC/ST और OBC के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो वो क्या है? रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। रिजर्वेशन क्या है? कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। ये क्या है? रिजर्वेशन जो सोशल और जो एजुकेशनल तौर पर बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सोसाइटी की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है।
तो अब देखिए, तो SC ST OBC ये भी क्या है, ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी क्या है, ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। और ये किस में आता है, ये आर्टिकल नंबर 15 में आता है। तो जैसे कि बात करें, हमने OBC के बारे में देखा कि भाई OBC में जिनका एडवांस्ड सेक्शन है, एडवांस सेक्शन का मतलब है कि जो बैकवर्ड क्लासेज में या बैकवर्ड कंडीशन में जो लोग नहीं आते हैं, पिछड़े वर्ग में जो लोग नहीं आएंगे, पिछड़ी कंडीशन में जो लोग नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब OBC में भी मतलब OBC में जो लोग बहुत अच्छी कंडीशन में हैं और जिनकी एनुअल इनकम काफी अच्छी है, उनको क्या रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, उनको क्रीमी लेयर में माना जाएगा। किसमें माना जाएगा, क्रीमी लेयर में उनको माना जाएगा। अब देखिए आगे, अब अगर आगे बात करें कि भाई क्रीमी लेयर में इनकम कितनी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनुअल इनकम काफी ज्यादा हो, काफी ज्यादा कितनी, ठीक है, तो क्रीमी लेयर में माना जाएगा अगर इनकम, मतलब उसके पिता की अगर एनुअल इनकम कितनी है, 6 लाख से ज्यादा है। उसके पिता की एनुअल इनकम कितनी है, 6 लाख रुपए से, 6 लाख रुपए से अगर ज्यादा है तो उसको क्रीमी लेयर का पार्ट माना जाएगा। मतलब किसी के फादर की इनकम, एनुअल इनकम अगर 6 लाख रुपीज से ज्यादा है तो उसको क्रीमी लेयर का पार्ट माना जाएगा। एंड उसके बाद में उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, उसके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें कि भाई रिजर्वेशन क्यों है, तो रिजर्वेशन क्या है, सोशल जस्टिस प्रदान करने का तरीका है। रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन सोशल जस्टिस प्रदान करने का तरीका है। तो रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, तो रिजर्वेशन दिया जाता है सोशल जस्टिस के लिए। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय प्रदान करने का एक तरीका है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक आर्टिकल नंबर 15। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आर्टिकल नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में आर्टिकल 14 तक कंप्लीट किया था एंड अभी हमने आर्टिकल 15 को कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम आगे। देखिए, अब आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको एक समान रखा जाएगा, मतलब सबको एक समान अवसर प्रदान कराए जाएंगे, किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट भर्तियां होंगी, जितने भी सरकारी नौकरियों की भर्तियां होंगी, उनमें किसी भी कास्ट के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी पर्सन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सरकारी नौकरियों की भर्ती के समय स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन आधारों पर, रिलीजन के आधार पर नहीं कर सकता, रेस के आधार पर नहीं कर सकता, कास्ट के आधार पर नहीं कर सकता, सेक्स के आधार पर नहीं कर सकता, सेंट के आधार पर नहीं कर सकता, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के आधार पर नहीं कर सकता है। मतलब सरकारी नौकरियों की भर्ती में, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर स्टेट इन आधारों पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर नहीं कर सकता, सेक्स के आधार पर नहीं कर सकता, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के आधार पर नहीं कर सकता। तो इन आधारों पर स्टेट सरकारी नौकरियों की भर्ती या वैकेंसी के टाइम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, लेकिन इनके अलावा कर सकता है। मतलब इन आधारों के अलावा किसी और आधार पर स्टेट क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। देखिए आगे, देखिए जैसे डिस्क्रिमिनेशन वेस्ट ऑन ग्राउंड अदर देन दीज 6 आर अलाउड, मतलब इन 6 के अलावा, इन 6 के अलावा स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है पब्लिक अपॉर्चुनिटीज में, सरकारी नौकरियों की भर्ती में क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस इन टेस्ट, मतलब इन 6 के अलावा स्टेट अलग आधारों पर क्या कर सकता है, दूसरे आधारों पर भेदभाव कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस एंड टैक्स एंड फिजिकल फिटनेस, ये सब क्या है, इन सब आधारों पर स्टेट क्या कर सकता है, इन सब आधारों पर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। अब देखिए आगे, अगर हम बात करें कि भाई डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, पर किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, जैसे कि हमने आर्टिकल 15 में देखा था कि आर्टिकल 15 में प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो सोशल और एजुकेशनल तौर पर बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके लिए। तो
अब आर्टिकल 16 में किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा? भाई 6 के आधार पर तो नहीं किया जा सकता, जो 6 आधार अपन ने बताए हैं, 6 बेस अपन ने बताए हैं, उन आधारों पर तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, बट उन 6 के अलावा डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। वो भी किस टाइप का होगा? तो वो होगा रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। कैसा होगा? रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन अलाउड, कि भाई रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। अब देखिए इसके कुछ रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, मतलब आर्टिकल 16 के कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ क्या है? अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब ये एक्सेप्शंस यहाँ पर 3 आधारों पर बताए गए हैं। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर बताए गए हैं। एक प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के आधार पर बताया गया है, एक कास्ट के आधार पर बताया गया है, एक रिलीजन के आधार पर बताया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के आधार पर, मतलब पार्लियामेंट गवर्नमेंट जॉब में सीटों को रिजर्व कर सकती है, वो भी एक विशेष रेजिडेंस के सिटीजन्स को, मतलब एक विशेष रेजिडेंस के निवासियों के साथ में, मतलब कोई विशेष एरिया या विशेष रीजन ऐसा हो सकता है जहाँ के लोगों के लिए पार्लियामेंट गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज में या पब्लिक अपॉर्चुनिटीज में सीटों को रिजर्व कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहाँ के लोगों के लिए पार्लियामेंट गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी में पब्लिक अपॉर्चुनिटी में सीटें रिजर्व करती है। अब देखिए, अब ये तो हमने देख लिया प्लेस ऑफ बर्थ रेजिडेंस के आधार पर कि भाई पार्लियामेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट जॉब में सीटें रिजर्व कर सकती है, और वो भी अभी कहाँ के लिए सीटें रिजर्व करती है? कहाँ के निवासियों के लिए, कहाँ के लोगों के लिए? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अभी ऐसे स्टेट हैं कि इन स्टेट के लोगों के लिए पार्लियामेंट गवर्नमेंट जॉब में सीटें रिजर्व करती है। अब आगे देखिए, अब बात करें कास्ट के आधार पर, तो बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज, कि अगर जब लगने लगे कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन स्टेट सर्विसेज में एक निश्चित मात्रा से कम हो रहा है, तो उसके लिए भी सीटें रिजर्व की जा सकती हैं। मतलब कास्ट के आधार पर भी सीटें रिजर्व की जा सकती हैं। तो अब देखिए, अगर बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन स्टेट सर्विसेज में एक निश्चित मात्रा से कम है, तो उनके लिए भी स्टेट सर्विसेज में सीटें रिजर्व की जा सकती हैं। तो अभी हमने सबसे पहले देखा भाई कि प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के आधार पर पार्लियामेंट गवर्नमेंट जॉब में सीटें रिजर्व कर सकती है। अपन एग्जांपल में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना देख लिया। उसके बाद कास्ट के आधार पर भी अगर जो बैकवर्ड क्लासेज है उनका रिप्रेजेंटेशन स्टेट सर्विसेज में कम है, तो उनके लिए भी सीटें रिजर्व की जा सकती है। अब देख लेते हैं हम रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए, अगर रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करें तो ध्यान से देखना है आपको। इधर देखिए, जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो मेंबर्स की भर्ती की जाती है वो पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के द्वारा की जाती है। मतलब जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, मतलब जितने भी धार्मिक संस्थान हैं उन धार्मिक संस्थानों में जो मेंबर्स की भर्ती की जाएगी वो मेंबर्स की भर्ती वहाँ के पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के द्वारा ही की जाएगी। तो आर्टिकल 16 में रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, और रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। और एक्सेप्शंस अपवाद के रूप में, अगर आर्टिकल 16 के अपवाद के रूप में देखें तो प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर क्या किया जा सकता है? डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, और रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक टोटली कंप्लीट आर्टिकल 16। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। देखिए, अगर बात करें आर्टिकल 17 की, तो आर्टिकल 17 कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी को रोकने के बारे में बताता है आर्टिकल 17। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, तो ये महार कास्ट से क्या करते थे? बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इस कास्ट को, जो महार कास्ट है, इसको क्या समझा जाता था? अनटचेबल माना जाता था। उसी कारण डॉक्टर BR अम्बेडकर को काफी टाइम तक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा
था। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को काफी टाइम तक डिस्क्रिमिनेशन का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। तो देखिए आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, के भाई अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है, अनटचेबिलिटी को रोकने के बारे में। और यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनको जो जिस कास्ट से वो बिलोंग करते थे, वो कास्ट कौन सी है, वो है महार कास्ट, और उस कास्ट को अनटचेबल समझा जाता था। इसी कारण उनको भी काफी लंबे समय तक इसका डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। ठीक है, अब जो हमारा आर्टिकल 17 है इसका कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। मतलब आर्टिकल 17 में किसी प्रकार की रियायत, किसी प्रकार की रिलीफ, किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। तो आर्टिकल 17 का कोई एक्सेप्शंस नहीं है, इसमें किसी प्रकार की छूट या रियायत नहीं दी गई है। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 17 यहाँ तक। आगे देखिए, अगर आगे बात करें कि अगर किसी पर्सन ने अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया है तो उसकी सजा 6 मंथ या 500 रुपी या दोनों हो सकता है। अगर किसी ने अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया है तो उसकी सजा 6 मंथ 500 रुपीज और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। 6 मंथ भी और 500 रुपीज दोनों एक साथ भी दिए जा सकते हैं। तो क्या ये अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने की क्या है, सजा है। ये तो छोटी मोटी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने की सजा है। अगर आप ज्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो इससे बड़ी सजाएं भी आपको दी जा सकती हैं। अगर आप ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो इससे बड़ी बड़ी सजाएं भी आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी क्या है, एक क्राइम है। अनटचेबिलिटी क्या है, एक क्राइम है। अब आगे देखिए, तो अब देखिए अगर अब हम आगे बात करें तो देखिए कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिस्क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एमएलए एमपी। मतलब अगर किसी पर्सन को अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए पाया गया और उसको अनटचेबिलिटी के क्राइम में अरेस्ट किया गया हो तो वो पर्सन आने वाले टाइम में एमएलए और एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो ये तो हुआ हमारा यहाँ तक। अब देखिए जो अनटचेबिलिटी है उसको ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से डिफाइन किया गया है, ना ही पार्लियामेंट के किसी एक्ट में अच्छे से डिफाइन किया गया है। और जब किसी वर्ड को ना तो पार्लियामेंट के किसी एक्ट में अच्छे से डिफाइन किया गया हो, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से डिफाइन किया गया हो, फिर हम उसको ढूंढते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी लैंडमार्क जजमेंट में। हम उसको कहाँ ढूंढते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी लैंडमार्क जजमेंट में। और अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया है मैसूर हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में। तो मैसूर हाई कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया है। और मैसूर हाई कोर्ट ने एक अपने लैंडमार्क जजमेंट में अनटचेबिलिटी को सामाजिक बुराई बताया है। क्या बताया है, अनटचेबिलिटी को एक सामाजिक बुराई बताया है। तो मैसूर हाई कोर्ट ने अनटचेबिलिटी को क्या बताया है, सामाजिक बुराई बताया है। क्या बताया है, सामाजिक बुराई बताया है। तो अब देखिए, तो हमने देखा कि अनटचेबिलिटी को ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से डिफाइन किया गया, ना ही पार्लियामेंट के किसी एक्ट में अच्छे से डिफाइन किया गया। तो फिर हम कहाँ ढूंढेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी लैंडमार्क जजमेंट में। और जो मैसूर हाई कोर्ट है उन्होंने अनटचेबिलिटी को एक सामाजिक बुराई बताया है। उन्होंने क्या बताया है, अनटचेबिलिटी को एक सामाजिक बुराई बताया है। अब देखिए आगे, अब देखिए अगर हम आगे बात करें तो देखिए जन्म के आधार पर कुछ कास्ट के लोगों को बॉयकॉट करना ही क्या है, अनटचेबिलिटी है। जन्म के आधार पर कुछ कास्ट के लोगों को बॉयकॉट करना ही क्या है, अनटचेबिलिटी है। मतलब आप जन्म के आधार पर किसी विशेष कास्ट के लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। और अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो ये अनटचेबिलिटी मानी जाएगी। तो फिर ये अनटचेबिलिटी मानी जाएगी। और अनटचेबिलिटी एक सोशल क्या है, सामाजिक बुराई है। और ये क्राइम माना जाता है जिसकी सजा आपको काटनी ही पड़ेगी। तो देखिए जैसे कि अगर आप किसी एक पर्सन को, विशेष कास्ट के पर्सन को कास्ट के आधार पर जितने भी पब्लिक वर्शिप के प्लेस हैं, पब्लिक वर्शिप के प्लेस का मतलब है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये जो सब पब्लिक वर्शिप के प्लेस हैं, इनमें अगर जाने से रोकते हो
तो ये एक ऑफेंस माना जाएगा, ये एक अपराध माना जाएगा और ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के अंतर्गत आएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के अंतर्गत आएगा और इसके अंतर्गत इसे क्या माना गया है? इसे अपराध माना गया है और इसकी सजा आपको काटनी ही पड़ेगी। ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें अनटचेबिलिटी के एग्जांपल की, तो देखिए जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी थॉट स्पीच। अगर आप अपने स्पीच के द्वारा, अगर आप अपने भाषण के द्वारा अनटचेबिलिटी को समर्थन करते हुए पाए गए, अनटचेबिलिटी को फेवर करते हुए पाए गए, तो भी ये एक ऑफेंस माना जाएगा और ये भी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के अंतर्गत आएगा और इसकी सजा भी आपको काटनी ही पड़ेगी। तो अगर आप अनटचेबिलिटी को सहमति देते हुए या अनटचेबिलिटी को आप फेवर करते हुए पाए जाते हो, तो भी एक अपराध माना जाएगा और ये भी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के अंतर्गत आएगा और इसकी सजा भी आपको काटनी ही पड़ेगी। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि होटल, हॉस्टल, स्कूल, पब्लिक एंटरटेनमेंट, इन जगहों पर, इन प्लेस पर अगर आप कास्ट के आधार पर किसी एक पर्सन को या किसी भी चिल्ड्रन को अंदर जाने से रोकते हो, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का ऑफेंस है, ये भी एक प्रकार का अपराध है और ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ये भी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के अंतर्गत आएगा। इसकी सजा भी आपको काटनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर आप हॉस्टल, होटल, स्कूल, पब्लिक एंटरटेनमेंट, इन सब जगहों पर भी किसी चिल्ड्रन को या किसी पर्सन को इंटर करने से मना करते हो, प्रवेश करने से उसको रोकते हो, अंदर जाने से उसको रोकते हो, तो ये भी क्या है? ये भी एक ऑफेंस माना जाएगा और ये भी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के अंतर्गत आएगा और इसकी सजा भी आपको काटनी ही पड़ेगी। अगर नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखा जाए, इंसल्टिंग अ पर्सन बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट ऑफेंस। अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट के पर्सन की इंसल्ट करते हो उसकी कास्ट को लेकर के, उसकी जाति के आधार पर, तो ये भी क्या है? ये भी एक ऑफेंस है, ये भी एक अपराध है और ये भी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के अंतर्गत आएगा। तो आप शेड्यूल कास्ट के किसी पर्सन की क्या नहीं कर सकते हो? कास्ट के आधार पर इंसल्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप उसकी इंसल्ट करते हो तो फिर ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ये भी प्रोटेक्शन एक्ट सिविल राइट एक्ट के अंतर्गत आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के अंतर्गत आएगा और इसकी सजा भी आपको काटनी ही पड़ेगी। तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं हमारे आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16 एंड आर्टिकल नंबर 17। तो इस वाली क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16 एंड आर्टिकल नंबर 17 एंड आने वाली हमारी नेक्स्ट क्लासों में हम कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते हुए जाएंगे। आर्टिकल 18 से स्टार्ट करके आर्टिकल 35 तक पूरे फंडामेंटल राइटों के आर्टिकल को हम कंप्लीटली डिटेल के साथ, कंसेप्ट के साथ कंप्लीट करेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक, अपना रिव्यू जरूर दें। एंड अगर इस क्लास में कहीं आपको मिस्टेक लगी हो तो उस मिस्टेक को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए, बने रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद।